नमस्कार। मैं गुलाब मीना, सहआचार्य राजनीति विज्ञान BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बच्चों, आज हम करेंगे अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति शास्त्र व नीति शास्त्र का आपसी संबंध, साथ में राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान का आपसी संबंध पर अध्ययन। स्टार्टिंग करते हैं राजनीति शास्त्र व नीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। नीति शास्त्र व्यक्ति के आचरण से संबंधित है, किंतु राजनीति शास्त्र राज्य के आचरण से संबंधित है। तो भी इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि हम राजनीतिक कार्यों के औचित्य का निश्चय नीति शास्त्र की मान्यता के आधार पर ही करते हैं। इन दोनों की घनिष्ठता को गांधी जी ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि धर्महीन राजनीति राजनीति नहीं होती। धर्महीन राजनीति मृत्युजाल है, क्योंकि वह आत्मा के पतन का कारण बनती है। दोनों शास्त्रों के बीच पर्याप्त घनिष्ठ संबंध है और इन्हें परस्पर अनुपूरक व सहयोगी कहा जा सकता है। घनिष्ठता के कुछ बिंदुओं पर हम अध्ययन करते हैं। नीति शास्त्र की राजनीति शास्त्र को देन। नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र को कुछ बिंदुओं के आधार पर हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार प्रभावित किया है। फर्स्ट, राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र का अनुसरण करता है। अत्यंत प्राचीन समय से ही विभिन्न राजनीति शास्त्रियों का विचार रहा है कि राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का अनुसरण करना चाहिए। प्लेटो का विचार था कि राजनीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा है और सद्नागरिक को सद्गुणी भी होना चाहिए। उसने राज्य का उद्देश्य इस प्रकार बताया कि राज्य विवेक और आवश्यकता के आधार पर संगठित व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति है। अरस्तु के अनुसार राज्य सद्जीवन की प्राप्ति के लिए मौजूद है। लॉर्ड एक्टन के शब्दों में राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का अनुसरण करना चाहिए और यदि वह नीति शास्त्र से विमुख होती है तो स्वयं महत्वहीन हो जाती है। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार भी राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र के अनुसार आचरण करना चाहिए। महात्मा गांधी भी भारत की आज़ादी को मानव जाति की सेवा के लिए आवश्यक मानते थे। दूसरा बिंदु है नीति शास्त्र कानून को आधार प्रदान करता है। यद्यपि राज्य के पास असीमित कानूनी प्रभुसत्ता है, तो भी व्यवहार में राज्य ऐसे कानूनों को लागू नहीं कर सकता जिनके पीछे नैतिक बल न हो, क्योंकि नैतिकताहीन कानून विद्रोह व आंदोलनों को जन्म देते हैं। अतः कानून की सफलता के लिए आवश्यक है कि वह नैतिक आधार युक्त हो। इस अर्थ में है TH ग्रीन के अनुसार राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। यहाँ इच्छा से अर्थ नैतिक इच्छा से है। महात्मा गांधी भी मानते थे कि कानून को नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। यदि कानून नैतिकताहीन है तो नागरिक को कानून की सविनय अवज्ञा करने का अधिकार है। नेक्स्ट करते हैं हम राजनीति शास्त्र की नीति शास्त्र को देन। राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र को निम्नलिखित तरीके से प्रभावित किया है, जिसमें फर्स्ट बिंदु है राजनीति शास्त्र नैतिक जीवन को संभव बनाता है। राजनीति शास्त्र उस व्यवहारिक आचरण एवं उन परिस्थितियों को जन्म देता है जिनमें कि समाज नैतिक जीवन व्यतीत कर सकता है। राज्य शांति व्यवस्था व सुरक्षा की स्थापना करता है। अनैतिक व्यक्तियों के आचरण से नैतिक व्यक्तियों की रक्षा करता है। यदि राज्य इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न न करे तो नैतिक जीवन भी संभव न हो। दूसरा बिंदु, राज्य वास्तविक नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। प्रत्येक राज्य में अनेक कुरीतियाँ पारस्परिक नैतिक मूल्यों के रूप में उपस्थित रहती हैं। प्रत्येक समाज में अनेक कुरीतियाँ परंपरागत नैतिक मूल्यों के रूप में उपस्थित रहती हैं और ये समाज की प्रगति में बाधक होती हैं। राज्य इस प्रकार की अवास्तविक नैतिक मान्यताओं को समाप्त करता है और उनके स्थान पर वास्तविक व विवेकपूर्ण नैतिक मूल्यों को कानून की मदद से स्थापित करता है। जैसे कि भारत में छुआछूत की अवास्तविक नैतिक मान्यता के स्थान पर राजनीतिक कानून द्वारा सामाजिक समता के विवेक संगत नैतिक मूल्य की स्थापना की। नेक्स्ट है राज्य नैतिकता का जनक है। उग्रवादी प्रत्ययवादी परंपरागत हीगल और बोसांके का मत है कि राज्य स्वयं नैतिकता का प्रतिरूप है और वह नैतिकता का स्वयं पालन या अनुकरण नहीं करता, अपितु नैतिकता का निर्धारण करता है। अतः राज्य नैतिकता से ऊपर है।
और सही अर्थों में वह नैतिक भावना व मूल्यों को जन्म देता है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वर्तमान काल में ये विचार लोकप्रिय नहीं है और कटु आलोचना के पात्र रहे हैं। दोनों शास्त्रों में अंतर। प्लेटो, अरस्तु, हेगल, मॉन्टेस्क्यू, महात्मा गांधी आदि ने जहाँ नीतिशास्त्र और राजशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किया, वहीं मैकियावेली, बोंदा, हॉब्स आदि ने इन दोनों के बीच बहुत अंतर माना है और इनके बीच परस्पर कोई संबंध स्वीकार नहीं किया है। इन दोनों के बीच अंतर को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है अध्ययन की दृष्टि से। अध्ययन की दृष्टि से राजनीति शास्त्र की तुलना में नीति शास्त्र अधिक व्यापक है। राजनीति शास्त्र मूल रूप से मात्र राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, वह परोक्ष रूप से नैतिक जीवन से संबंधित है, किंतु नीति शास्त्र संपूर्ण सामाजिक व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। दूसरा, प्रकृति की दृष्टि से। नीति शास्त्र की तुलना में राजनीति शास्त्र अधिक वर्णनात्मक और व्यवहारिक शास्त्र है, जबकि नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र की तुलना में अधिक आदर्शात्मक व सैद्धांतिक शास्त्र है। राजनीति शास्त्र मूर्त व प्रत्यक्ष बातों का अध्ययन करता है, जबकि नीति शास्त्र अमूर्त व अप्रत्यक्ष बातों का अध्ययन करता है। तीसरा अंतर है भौतिक व नैतिक बल की दृष्टि से। राजनीतिक आदेशों व कानूनों के पीछे राज्य की भौतिक शक्ति या प्रभुत्व शक्ति होती है, किंतु नैतिक मूल्य व नियमों के पीछे मात्र नैतिक बल होता है। अतः दोनों में अंतर है शास्त्रों में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन दोनों शास्त्रों में जहाँ घनिष्ठ संबंध घनिष्ठता है, वहीं उनमें आधारभूत और महत्वपूर्ण अंतर भी है। नेक्स्ट हम करते हैं राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान व्यक्ति की उन आंतरिक शक्तियों का अध्ययन करता है जो मनुष्य को अपने जीवन में अनुभव करने, विचार करने व इच्छा करने की योग्यता प्रदान करती है। यहाँ यह अध्ययन भौतिक परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। मनोविज्ञान देखता है कि भौतिक परिस्थितियाँ किस प्रकार मनुष्य की मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करती है, उसके उद्देश्यों का निर्धारण करती है और उसे विभिन्न कार्यों की प्रेरणा देती है। मनुष्य की मानसिक क्रियाओं, उद्देश्यों, कार्यों को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि। अतः राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान में स्वाभाविक रूप से घनिष्ठ संबंध है। जहाँ कुछ विद्वान इन दोनों में घनिष्ठता संबंध स्वीकार करते हैं, वहीं कुछ विद्वान दोनों के बीच अंतर भी मानते हैं। फर्स्ट हम करते हैं दोनों शास्त्रों के बीच अनुकूलता अर्थात परस्पर संबंध, जिसमें फर्स्ट है मनोविज्ञान की राजनीति शास्त्र को देन। मनोविज्ञान ने राजनीति शास्त्र को निम्नलिखित रूप से प्रभावित किया है, जिसमें फर्स्ट है राजनीति शास्त्र को आधार प्रदान करना। वर्तमान राजनीति शास्त्र मानते हैं कि मनोविज्ञान वास्तविक अर्थ में राजनीति शास्त्र को आधार प्रदान करता है। ब्राइस के अनुसार राजनीति शास्त्र की जड़ें मनोविज्ञान में निहित हैं। इसका अर्थ है कि राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान के संदर्भ में किया जाना चाहिए। वर्तमान युग के राजनीतिक इतिहास से मालूम होता है कि वही नेतृत्व व शासन जनता में प्रभावशाली हुआ है जिसने राजनीति में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का प्रयोग किया है। इस दृष्टि से हिटलर, मुसोलिनी, महात्मा गांधी आदि की सफलता का रहस्य यही है कि वे अपने राष्ट्र की जनता के मनोविज्ञान को समझते थे। दूसरा, मनोविज्ञान पद्धति उपयोगी है। राजनीति में मनोवैज्ञानिक तथ्यों की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए वर्तमान राजनीतिशास्त्री मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के प्रयोग पर जोर देने लगे हैं। यह पद्धति किसी राष्ट्र की जनता के राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण करती है और इससे उपलब्ध मनोवैज्ञानिक तथ्यों का राजनीति शास्त्र में उपयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक पद्धति बताती है कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के पीछे बुद्धि, तर्क, विवेक के स्थान पर अबुद्धि, भावना, आदतों, प्रवृत्तियों व अनुकरण व संकेतों आदि तत्वों का विशेष महत्व होता है। राजनीतिशास्त्री व राजनीतिज्ञों ने इन निष्कर्षों का प्रयोग करते हुए मुख्य रूप से राजनीतिक प्रचार व चुनावों में इसका सफल प्रयोग किया है। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जनता में उत्साह बनाए रखने के उद्देश्य से मनोविज्ञान का कुशलतम प्रयोग किया था। दूसरा नेक्स्ट बिंदु है क्रांति की संभावना को सीमित करना। यह विश्वास किया जाता है कि जब शासन की नीति जनता के मनोविज्ञान के अनुसार निर्धारित की जाती हैं तो जन असंतोष जन्म नहीं लेता, क्रांति की संभावना भी सीमित हो जाती है। किंतु जब शासन जनता के मनोविज्ञान की उपेक्षा करता है तो क्रांति व तीव्र आंदोलन जन्म लेते हैं। फ्रांस की क्रांति और बांग्लादेश के निर्माण के पीछे संबंधित शासकों द्वारा जनता के मनोविज्ञान की उपेक्षा निहित है। नेक्स्ट बिंदु है राजनीति शास्त्र के मनोविज्ञान को देन, जिसमें फर्स्ट बिंदु है मनोविज्ञान को सामग्री प्रदान करना। राजनीति शास्त्र मनोविज्ञान को राजनीतिक क्रियाकलापों से संबंधित अध्ययन सामग्री प्रदान करता है, जिससे मनोविज्ञान और भी अधिक समर्थ होता है।
दूसरा बिंदु है राजनीति जन मनोविज्ञान को प्रभावित करती है। प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था का उसकी जनता के सोचने, विचारने व कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। अधिनायकवादी राज्यों में जनता के मनोविज्ञान के क्रूर पक्ष उभारते हैं, किंतु प्रजातंत्र में उदारवादी तत्व प्रमुख रूप से दिख पड़ते हैं। नेक्स्ट है दोनों शास्त्रों के बीच अंतर। दोनों शास्त्रों के बीच घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद भी दोनों में अंतर है, जिसमें फर्स्ट है अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से अंतर। मनोविज्ञान समस्त मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, चाहे उसका संबंध किसी भी सामाजिक शास्त्र से हो। इस प्रकार मनोविज्ञान व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से कर सकता है, किंतु राजनीतिक शास्त्र मात्र बाह्य राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट अंतर प्राकृतिक दृष्टि से। मनोविज्ञान एक यथार्थवादी विज्ञान है, जबकि राजनीति विज्ञान यथार्थवादी होने के साथ ही आदर्शवादी भी है। मनोविज्ञान इस दृष्टि से विचार करता है कि मनुष्य की मनोवृत्ति क्या थी, क्या है, किंतु यह विचार नहीं करता कि उसे क्या होना चाहिए। किंतु राजनीति शास्त्र राजनीतिक जीवन के संदर्भ में न केवल यह विचार करता है कि वह क्या था और क्या है, अपितु वह यह भी विचार करता है कि उसे क्या होना चाहिए। नेक्स्ट अंतर है धारणा की दृष्टि से, आधारभूत धारणा की दृष्टि से। इन शास्त्रों की मानव संबंधी आधारभूत धारणाओं में अंतर है। मनोविज्ञान मनुष्य की मूल रूप से एक ऐसा आदि मानव मानता है जो बुद्धि के स्थान पर अबुद्धि अर्थात भावनाओं के आवेग व संवेगों से संचालित होता है। इस आधारभूत धारणा से शुरू करके मनोविज्ञान आज के सभ्य व सुसंस्कृत मानव जीवन को समझने का प्रयत्न करता है। इसके विपरीत राजनीति शास्त्र मनुष्य को मूलतः बुद्धि संपन्न, विवेकशील एवं सभ्य प्राणी मानकर चलता है। नेक्स्ट अंतर है विकास की दृष्टि से। विद्वानों का विचार है कि राजनीति शास्त्र एक अति प्राचीन शास्त्र है जिसका पर्याप्त विकास भी हो चुका है, किंतु मनोविज्ञान एक नवीन शास्त्री है और यह अपने विकास की बाल्यावस्था में है। इस प्रकार हम अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान में जहाँ अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है, वहीं इसमें आधारभूत अंतर भी है। वस्तुतः राजनीति शास्त्र में मनोवैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग की एक सीमा है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।